नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी लेक्चर आपके पास प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप उसे अच्छे से देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आपके मन में चल रहा है कि तैयारी अभी नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए आगे चलकर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपके पास समय बहुत कम बचेगा और उस परिस्थिति में हम परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो नो डाउट आप कहीं से भी पढ़िए, और खुद से भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम छोटा सा एक बात कहना चाहेंगे आप लोग से, कि जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी लेक्चर को नोट्स बना रहे हैं, वो लोग से मेरा अनुरोध है कि वीडियो जैसे ही आप खत्म करते हो तो आप एक बार फीडबैक दिया करो। साथ में किसी प्रकार से अगर डाउट आता है, इन बिटवीन कोई टॉपिक से डाउट आ रहा है, पढ़ने के दौरान में आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे अनुसार ये होना चाहिए, आपने ये बताया है, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं और अपनी डाउट मैसेज में व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। साथ में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आप हमसे डायरेक्ट पर्सनली बात करना चाहते हैं तो एग्रो पाठशाला टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिखिएगा एग्रो पाठशाला टेलीग्राम, तो वहाँ पे भी आ जाएगा। साथ में अगर आप इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं, मैसेज से कोई भी डाउट होता है तो बात करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सौरभ इस तरह से डॉट दीजिएगा, 009 लिखिएगा, तो ये आईडी भी आ जाएगा। मकसद ये नहीं है कि आप हमारा आईडी को फॉलो करें, मकसद ये है कि आपको इस आईडी से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम को भी देखते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड को देखिए, और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या आपके लिए, फिर डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सुटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए। आपने अभी तक 2 से 3 लेक्चर, चौथा लेक्चर, ये तो 5वां लेक्चर है, 4 लेक्चर तक प्रोवाइड हमने करवा दिया है और ये 5 लेक्चर है, और ये डेली आपको 8 बजे, कई बार तो 8 बजे से पहले ही मिल जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी तक जो हमने बात की है, हालांकि कल हम ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के समाप्ति पे पहुंच गए थे और कोशिश भी मैंने किया था कि कल समाप्त कर दूंगा, लेकिन किसी टेक्निकल वजह के कारण, जैसे जो माइक होते हैं उसके जो सेल होते हैं वो थोड़ा सा खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर समाप्त नहीं हो पाई थी। आज हम ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर को समाप्त करते हैं। आफ्टर देन हम मूव करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर पर, और इस तरह से हम करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में। जो हमारा सेकेंड लास्ट ब्रांचेज बचा हुआ था, उसमें से हमारे पास जो सेकेंड लास्ट ब्रांचेज था वो है प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में सारे फीचर्स हमने बता दिया था। इसको हम रोपण फसल भी कहते हैं, रोपण फसल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसके फीचर्स में हमने ये बताया था कि ये लार्ज एरिया में किसी पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल कंडीशन में होता है। इसका यूज हम आफ्टर प्रोसेसिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको फील्ड से तोड़ कर लाए और यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसका यूज आफ्टर प्रोसेसिंग करेंगे। साथ में स्टोरेज की कोई यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, उसे तुरंत हमें सेल करना होगा। और सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंस बात है वो ये याद रखेंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है कैश के लिए, यानी कि मनी के लिए, यानी कि कमर्शियली पर्पज से, यानी कि बिजनेस के लिए कर रहे हैं। इसको जो मैनेज करता है वो कोई कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव कंपनी होता है, वो करता है। ये सारी फीचर्स हमने कल की क्लासेस में बात कर लिया था और ये सारी चीज़ें हमने जान भी लिया था। उसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था? एग्जाम्पल, जैसे कि टी, जिसे हम क्या कहते हैं, चाय कहते हैं। जैसे कि कॉफ़ी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, जैसे कि हमने केसर नट के बारे में डिस्कशन किया था कि केसर नट जिसे हम क्या कहते हैं, काजू कहते हैं। क्या कहते हैं जी? काजू कहते हैं। इसके बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये भी बताया था कि जो टी होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके विशेषता के बारे में, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ बेवरेज। ठीक है, पेय पदार्थ की रानी कहा जाता है। जबकि किंग किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे किंग हम किसे कहते हैं, कॉफी को कहते हैं।
तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कल का जो लेक्चर था उसमें आप केसोनट के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ तक हमारा क्लासेस कल हुई थी और उसी पोर्शन पे क्या हो चुका था, तो टेक्निकल इशू आया जिसकी वजह से क्लासेस प्रोवाइडेड नहीं हो पाया था। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, केसोनट के बारे में, ठीक है। केसोनट को हम क्या कहते हैं जी, तो काजू कहते हैं, ये याद रखना। इसकी विशेषताएं, इसके बारे में बताया था कि सबसे पहले ये क्या है, तो ये टॉलरेंट होता है, टॉलरेंट टू सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। याद रखेंगे ये किसके लिए टॉलरेंट है, तो सलाइन और एल्कलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट है। जब हम सॉइल साइंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे सलाइन एल्कलाइन सॉइल होता क्या है, ठीक है। इस चीज को भी हम पढ़ने वाले हैं। सलाइन सॉइल का मतलब वो होता है जिसका पीएच 8 से ज्यादा हो, सॉरी जिसका पीएच क्या हो, 7.5 से ज्यादा हो लेकिन 8.5 से कम हो। इन बिटवीन जितने भी अगर पीएच होगा उसे हम सलाइन कहेंगे। एल्कलाइन सॉइल का मतलब होता है कि जिसका पीएच 8.5 से लेकर 14 तक पीएच होता है। अगर इन दोनों के एग्जैक्ट पे पीएच है तो उसे हम क्या कहेंगे, सलाइन एल्कलाइन सॉइल कहेंगे। यहाँ एग्जैक्ट जो पीएच होता है वो 8 होता है। इंडिविजुअली अगर सलाइन सॉइल की बात किया जाए तो 7.5 से ज्यादा होगा, 8.5 से कम होगा, इनके बीच में ही होगा, ठीक है। तो कई बार इस तरह भी लिखा आ सकता है कि 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है, लेकिन ये 7 पॉइंट से ज्यादा होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि 7 पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। अगर हम 7 से कम जाते हैं, 6 के पास चलते हैं तो एसिडिक आ जाएगा, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ न्यूट्रल है, इससे ज्यादा है और इससे 8 पॉइंट से कम है तो ये सलाइन में आ जाएगा, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद अगर इससे ज्यादा है तो इसे एल्कलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं, और एग्जैक्ट 8 पॉइंट पे है तो इन दोनों का नाम दे देते हैं सलाइन एल्कलाइन सॉइल। ये जब हम सॉइल साइंस को पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करने के बाद, तो ये सारी चीजें हम आपको समझा देंगे, जहाँ पे 1% भी आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने बताया था कि ये क्या है, वेस्ट लैंड के लिए सुटेबल है, कि अगर खराब जमीन है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये फीचर्स हमने केसोनट के बारे में बताया था, ठीक है। केसोनट के बारे में हमने ये फीचर्स बता दिया था आपको, ठीक है। वेस्ट लैंड क्रॉप भी है, ठीक है, जिसे हम गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड क्रॉप कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। यानी कि बंजर भूमि में सोने का खदान जो होता है इसे कहा जाता है। इतना तो आपको याद हो चुका होगा और ये कल की क्लास में हमने पढ़ा भी था। उसके साथ साथ हम बात करें तो डॉलर अर्निंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम बात करें तो प्लाव क्रॉप के नाम से जानते हैं, और एग्रोनॉमी में प्लाव क्रॉप के बारे में बात करें तो याद रखेंगे पिजन पी को हम कहते हैं, ठीक है, अरहर को कहते हैं। इसका नाम क्या है, अरहर। इसी को हम रेड ग्राम के नाम से जानते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रेड ग्राम के नाम से जानते हैं। तो प्लाव क्रॉप के नाम से भी केसोनट को जाना जाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और इससे जो शराब बनता है ये भी हमने बताया था कि जो फेनी शराब होता है ये किससे बनता है, तो इसी से बनता है। तो फेनी शराब भी इससे बनता है, ये याद रखना। शराब के बारे में हमने बात कर ली है, और शराब के बारे में बात करना क्या कहलाएगा भाई, शराब के बारे में पढ़ना ओनियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने विटीकल्चर के बारे में बात की थी कि अंगूर की खेती, जिसमें जो वाइन होती है, लता वाली जो क्रॉप होती है, उसकी खेती अगर आप करते हो तो उसे विटीकल्चर कहते हैं। फिर हमने वीनी या बीरी या फिर बीनी कल्चर के बारे में भी बात किया था कि जिसमें ग्रेप्स को हम कल्टीवेट करते हैं, किसके लिए, वाइन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वीनी कल्चर कहेंगे या वीनी कल्टीवेशन कहेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया। तो याद रखेंगे 3 प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बात कर लिया है। हालांकि हम जब प्लांटेशन क्रॉप पढ़ेंगे, इंडिविजुअली जब प्लांटेशन क्रॉप पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसकी क्लासेस को पढ़ेंगे, तो वहां पे केसोनट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
ठीक है, यहाँ पे तो हमने बताया है कि हाँ अगर प्लांटेशन क्रॉप है तो उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी सोचा कि आपको ये सारी चीजें बता दिया जाए, तो इतना चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर के अगर हम प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो एक होता है बीटल वाइन। ठीक है, बीटल वाइन इसको याद रखेंगे, ये भी क्या है, तो ये भी हमारा प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, बीटल वाइन के बारे में याद रखना कि ये डायोसियस नेचर का होता है। किस नेचर का, डायोसियस नेचर का होता है। और डायोसियस आप जानते हैं कि एक प्लांट पे मेल का होना, मेल फ्लावर का होना, और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर का होना क्या कहलाएगा भाई, तो ये कहलाएगा डायोसियस। क्लियर है, तो बीटल वाइन के बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसे नेग्लेक्टेड ग्रीन गोल्ड इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नेग्लेक्टेड ग्रीन गोल्ड है, ठीक है, जो छुपा हुआ है इंडिया का ग्रीन गोल्ड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नेग्लेक्टेड ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, बीटल वाइन को जाना जाता है। ठीक है, इधर केसनट के बारे में बता दिया कि भाई केसनट का क्या प्रॉपर्टी है, इधर हम इसके बारे में हमने बात कर लिया, बीटल्स वाइन के बारे में बात कर लिया। अब आगे चल लेते हैं। अगला जो हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप है वो है कोकोआ। ठीक है, कोकोआ याद रखना। कोकोआ के बारे में बस एक ही चीज याद रखना है कि इसे फूड ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं और चॉकलेट इसी से बनता है, बस ये याद रखना। ठीक है, चॉकलेट किससे बनता है, तो इससे बनता है। जो आप डेयरी मिल्क वगैरह खाती हैं वो किससे बनता है, कोकोआ ट्री से ही बनता है। कोकोआ ट्री से कोकोआ फ्रूट से चॉकलेट बनता है। बस याद रखना है कि फूड ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फूड ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कॉलीफ्लोरस। कॉलीफ्लोरस का क्या मतलब है, कॉलीफ्लोरस का मतलब है कि कोई फ्रूट उसके स्टेम से निकलता, मेन स्टेम से क्या होता है, फ्रूट निकलता। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रूट बियरिंग फ्रॉम मेन स्टेम, फ्रूट बियरिंग फ्रॉम मेन स्टेम क्या होगा, कॉलीफ्लोरस होगा। और बीएचओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखेंगे, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, कि जैक फ्रूट के बारे में, कटहर के बारे में, जैक फ्रूट के बारे में, तो ये भी कैसा नेचर का होता है, तो याद रखेंगे कॉलीफ्लोरस नेचर का होता है। जैक फ्रूट के अगर आप ट्री देखेंगे तो ये ट्री होता है और इसके मेन जो ब्रांच होता है वहां पे कटहल इस तरह से लगता है। ठीक है, ये याद रखें, याद हो जाएगा आपको, तो एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे, कोई भी चीजें छोड़ेंगे नहीं, याद रखेंगे एक चीज। चलो अगला, कोकोनट के बारे में लिख लीजिए। कोकोनट बताया था, कोकोनट से जो शराब बनता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये लिखना इसके बारे में, कोकोनट, कि इसमें हाईएस्ट वाइल होते हैं। ठीक है, याद रखना क्या होते हैं, हाईएस्ट वाइल होते हैं। और कैसा होता है, तो सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड होता है। इसी को हम कहते हैं कि इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। हम सब जानते हैं कि फैटी एसिड से ही क्या बनता है, तो वाइल बनता है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन किससे बनता है, तो ये किससे बनता है, एमिनो एसिड से। अमीनो एसिड, बहुत सारा अमीनो एसिड का एक चैन बनता है, उससे प्रोटीन बनता है। उसी तरह फैटी एसिड जो है वो क्या बनाता है, तो वाइल बनाता है। और सेचुरेटेड वाइल है, कैसा है, सेचुरेटेड है, जो खाने योग्य नहीं होता। आपने कभी भी कोकोनट का जो तेल है, नारियल के तेल है, उससे आपने भोजन नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते, ये याद रखना। ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है वो है कोपरा, जो इससे निकलता, ये याद रखना। ठीक है, इसका इन्फ्लोरेसेंस पूछे, ठीक है, पुष्पन पूछे, तो याद रखेंगे क्या होगा, स्पैडिक्स होगा, स्पैडिक्स होगा। अल्सो बनाना का भी होता इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, याद रखते चलेंगे। जिसके बारे में जो फैक्ट बताया जा रहा है ना, आप ऐसे समझना कि ये फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं समझना है कि हम ये सारी चीजें क्यों लिख रहे हैं,
ये चीजें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं और ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इन्फ्लोरेसेंस किसका, कोकोनट का, तो क्या होगा, एस्पैडिक्स होगा। बनाना का भी होता है। इसमें जो तेल होता है कैसा होता है, सेचुरेटेड होता है। कैसा होता है, सेचुरेटेड होता है। और जो तेल हम यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल के नाम से जाना जाता है, वो अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना, रख लोगे आप। चलो चलो, उसके साथ साथ अगर कॉफी की बात करें ना, कॉफी के बारे में, तो आप एक चीज लिख लेना, इथोपिया इसका ओरिजिन प्लेस है, यानी कि नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस क्या है, तो इथोपिया, याद रख लोगे। ठीक है, इसे हम किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप भी बोलते हैं, किंग बोलते हैं। और टी के बारे में क्या याद रखना, टी ओरिजिन प्लेस चाइना, और चाइना में मोनोपोली है, याद रखना। उसके साथ साथ ये क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप। ठीक है, इतना तो याद हो ही सकता। हर वो पॉइंट जो आपको लिखवाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। चल, उसके बाद अगर हम बात करें रबर के बारे में, ये भी तो प्लांटेशन क्रॉप है, रबर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानिएगा, ओरिजिन प्लेस के बारे में। ओरिजिन प्लेस यानी कि नेटिव प्लेस, जहां से उत्पत्ति हुआ। ठीक है, कहाँ से है, तो यहीं पे लिख लो, ब्राजील। समझ में आया। जो चीजें लिखवाया जा रहा है उसको इंपॉर्टेंट समझना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, साथ में क्लास के बिटवीन अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह चुका है या इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमें जानना है, या मुझे आता है, जब मान लो आपको आता है, तो आपके फोन आपके पास ही है, या पीसी में देख लो या लैपटॉप का कहीं पे भी देख लो, कमेंट कर दिया करो कि इसके बारे में ये चीजें होती है। कोई डाउट भी है वो भी आप कमेंट कर देना, लिख लो इसको। ठीक है, तो बता दिया, चाइना मोनोपोली है टी का, और क्वीन बोला जाता है, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप कॉफी को बोला जाता है, इथोपिया इसका ओरिजिन प्लेस है, ये याद रखना। रबर से हम क्या निकालते हैं, लेटेक्स निकालते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, इससे क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, जो आगे बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, याद रखें। अच्छा, इधर अगर कोकोनट के बारे में थोड़ा सा बता दे, और कि यहाँ पे कोकोनट के बारे में हमने क्या बताया कि इससे ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो किस पार्ट से निकालते हैं, जैसे कि मैच्योर ओवरी के बारे में बताया था, मैच्योर ओवरी के बारे में बताया था हमने, अगर आपको याद हो तो इस तरह से बताया था। मैच्योर ओवरी के बारे में हमने बताया था कि ऊपर वाले जो चीज होते हैं उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। और बीच वाले जो चीज होता है उसको हम मीजोकार्प कहते हैं, मीजोकार्प। और जो सीड होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इंडोकार्प कहते हैं, इंडोकार्प कहते हैं। ये हम उस क्लास में डिस्कशन किया था। तो जो मीजो कार्प है ना, यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से परसेंटेज आता है, इस चीज को आपको याद रख लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, हमने अभी आपसे बोला है कि जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड यार, ठीक है, जो फैटी एसिड होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फैटी एसिड, ठीक है, ये क्या बनाता है भैया, तो अभी हमने आपको बोला कि ये फैट बनाता है। ठीक है, फैटी एसिड फैट बनाता है। अब आपसे पूछे कितने परसेंट, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे। एक सैचुरेटेड, एक नंबर सैचुरेटेड, और दूसरा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपको याद रखना है, याद रख लोगे। देखो, डिटेलिंग करवाने का मतलब सिंपल यही है कि आपको वो हर चीज डीपली पता हो जाए। ठीक है, और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपाइल करने का मतलब भी यही होता है कि आपको सारा सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए, और हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो, तो कनेक्ट कर सकते हो, याद हो जाएगा। चलो, यहाँ याद रखना कि ये क्या होते हैं, एनिमल, एनिमल वेल, ठीक है,
जैसे कि इसमें कोकोनट आ जाता है, ये याद हो जाएगा। जो वाइल फॉर्म होती है वो आ जाते हैं। तो इनका जो वाइल होते हैं वो कैसा होता है, सेचुरेटेड होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसे हम वेजिटेबल या वेजिटेबल वाइल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एडिबल है, ये नॉन एडिबल है, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। नॉन एडिबल से मतलब ये है कि वो जो है अनसेचुरेटेड, मतलब वो खाने योग्य है, वेजिटेबल्स में हम यूज करते हैं उसका, लेकिन इसका वेजिटेबल्स में हम यूज नहीं करते हैं, बट एनिमल्स के लिए तो यूज करते हैं। इसके लिए एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये याद रखना। अब जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है ना, वो भी कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो कितने प्रकार के हैं, तो वो भी दो प्रकार के। तो इसको समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला, मोफा का नाम आपने सुना होगा, बताओ क्या होगा, मोफा का मतलब क्या होगा, मोनो मोफा हो गया, मोफा, क्या पढ़ना है, मोफा। क्या हो गया, एक मिनट कॉल आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, एक होता है मोफा। मोफा का क्या मतलब है, मोनो मोनो अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। इधर फूफा, फूफा वो फूफा जी वाले फूफा नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, क्या हो जाएगा भैया, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। साइड हट जाता हूँ, एक मोनो, एक पॉली। मोनो का मतलब है जिसके अंदर एक ही बॉन्ड होगा, और पॉली का मतलब है कि जिसके अंदर दो से ज्यादा बॉन्ड होगा। और सेचुरेटेड में कोई बॉन्ड नहीं होता, ये याद रखना। सेचुरेटेड में नो बॉन्ड, किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं होता। इसमें वन बॉन्ड होगा, उसमें एक से अधिक बॉन्ड होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये याद हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, मोफा के एग्जाम्पल का, तो याद रखेंगे मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे मस्टर्ड, जिसे रैपसीड के साथ जोड़ते हैं, तो रैपसीड एंड मस्टर्ड इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ईल हो जाएगा, उसके साथ साथ एवोकाडो हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फूफा, जिसे हम पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा, एक तो सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, और एक जो हमारा होगा वो होगा सोयाबीन, ठीक है। और एक होगा साफ्लावर, क्या हो जाएगा, साफ्लावर, जिसे हम कुसुम कहते हैं। क्या कहते हैं, कुसुम कहते हैं सोयाबीन, और उसके साथ साथ साफ्लावर, और उसके साथ साथ याद रखना है सोयाबीन हो जाए। क्लियर है। तो दो या दो से अधिक बॉन्ड अगर किसी अनसेचुरेटेड एसिड में मिलता है, उसे हम कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। वहीं अगर एक बॉन्ड मिलता है, यहाँ पे लिख देता हूं, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, मोर देन टू बॉन्ड, टू बॉन्ड। क्लियर है। तो ये याद रखना, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड उसी का टाइप है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। चले, इसमें परसेंटेज ऑफ वाइल लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है 78%। साफ फ्लावर में अगर हम बात करें तो वाइल परसेंटेज की बात करें तो 68%, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सोयाबीन में, तो याद रखिएगा कितना परसेंट, 56%। तो ये वाइल परसेंटेज लिख लीजिएगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड
फैटी एसिड के बारे में बात किया जा रहा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये अगर रेशियो में दे तो 55 से 56% हो सकता है, और ये अगर दे तो 66 से 68% हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बताता है तो आपको ये याद रखना है। क्लियर हो जाएगा। तो अगर पूछे कि बताओ इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना पाया जाता है, तो याद रखना है कितना परसेंट, 78%। सोयाबीन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना पाया जाता है, तो इतना परसेंट। सनफ्लावर के अंदर तो इतना परसेंट। क्लियर है, ये याद रखें। ये क्या याद रखेंगे, इसको याद रखना है, हो जाएगा याद। चल आगे चलते हैं, आगे चले, चलो ये तो क्लास का है। चलिए आगे, ये हम समझ चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा प्लांटेशन क्रॉप के बारे में, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में याद रखना एक चीज कि देखो, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्या होता है भाई, तो उसे हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि एक ऐसा मिनिस्ट्री जो फार्मर के वेलफेयर के बारे में देखता हो और फार्मर के वेलफेयर के बारे में काम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस मिनिस्ट्री को हम क्या कहेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आप जानते हैं अभी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन सा, मतलब ये मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं, तो याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे कहाँ का, एमपी का। अभी याद रखना है आपको कि क्या है, एजुकेशन सॉरी क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। उसके बाद आपको बिहार का भी याद रखना है, विजय सिन्हा जी। हालांकि कई बार चेंज हो जाता है बिहार में, क्योंकि गवर्नमेंट ही बार बार चेंज हो रही है, हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, तो चेंज हो जाता है, बट आपको याद रखना है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के कमोडिटी होता है उसको देख रेख करना, उसको संभालना, उसके अंदर में रखना, ये सब क्या आ जाता है, तो इसके मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये किसका पार्ट है, तो याद रखेंगे पीएमओ का पार्ट। ठीक है, याद रखेंगे, जैसे मंत्रालय जो होता है उसका पार्ट है, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चल अब उसके साथ साथ एक और मिनिस्ट्री याद रखना है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल। ठीक है, ये मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, जो कि बहुत जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, लिख लो इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। एक मिनट लाइट कट गया, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करेंगे। ठीक, चलिए, वो लाइट कट गया था तो थोड़ा सा आपको भी, हालांकि ज़्यादा समय लगा नहीं अपने को ये चीज़ लाने में। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के बारे में मैंने बता दिया, और जितने भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी होगा ये इनके अंदर में आएगा। और सिर्फ कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं जिनको छोड़कर, कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको छोड़कर, जैसे कि आपको याद रखना है, जैसे कि आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, इसमें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जो इनके अंदर आएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर, उसको याद रखना है। जैसे कि टी हो गया, जैसे कि रबर हो गया, ठीक है भैया, जैसे कि टोबैको हो गया, ठीक है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, और जैसे कि स्पाइसेस क्रॉप हो गया। ये सब जितने भी है वो किसके अंदर आते हैं, एमसीआई के अंदर आते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल, ये याद कर ही लेना भैया। ठीक है, इतना तो आपको याद करना ही है। ठीक है, चले आगे।
ठीक है, तो ये याद रखना, कौन संभालते हैं नहीं संभालते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ें बताने वाली है क्या? यहाँ पे चीज़ें जो बताने वाली है वो है टोबैको के बारे में। ये कहाँ पे है, इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गुंटूर, ठीक है। और गुंटूर को हम चिली सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटी ऑफ चिली किसे कहते हैं? गुंटूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और स्पाइसिस की अगर हम बात करें तो ये केरल, ये याद रखना, हालांकि ये बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि प्लांटेशन क्रॉप में कुछ ऐसे क्रॉप है, ऐसे प्लांटेशन क्रॉप है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के पास रहता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत सारी चीजें आती है, एक्सपेक्ट ये छोड़कर, ठीक है। तो अपवाद है ये, ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। क्लियर हो जाएगा? चलो, अब इसके अंदर ना इसके बोर्ड के बारे में लिख लेंगे, यानी कि बोर्ड, किसके बोर्ड के बारे में? रिलेटेड टू प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप के बोर्ड के बारे में हमें क्या करना है? लिख लेना, क्योंकि ये जरूरी भी है। क्लियर है? ये जरूरी भी है, तो हेडिंग डाल लो ये, बोर्ड रिलेटेड टू प्लांटेशन क्रॉप। ऐसे लग रहा है ना तिरछा जा रहा है, तो इसको हटा देते हैं भाई, मुझे ही ठीक नहीं लग रहा है तो आप लोगों को कैसे ठीक लगेगा? चलो सीधा लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, ये लगा लेते हैं कि ताकि इससे हमें कुछ चीजें आइडिया हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बोर्ड रिलेटेड टू प्लांटेशन क्रॉप, शायद सही हुआ होगा, ठीक है। देखिए, तो याद रखिएगा, देखिए इससे क्या सीख मिला कि जिंदगी में हमें बाउंड्री भी फिक्स करना है कि किससे लिमिट बाहर जाना है, किससे बाहर नहीं जाना है, और अंदर में ही रहना है, तभी जाकर हम क्या रहेंगे? लिमिट में रहेंगे। तो अनडिसिप्लिन भी नहीं होना है, ठीक है, याद रखना। तो बोर्ड के बारे में सबसे पहले लिखो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी, भैया लाइट कट गई है, बोर्ड ऑफ, आवाज तो आ रही है, ठीक है, इंडिया। दूसरा लिखो टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी, ये याद रखना, बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा लिखो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चौथा लिखो स्पाइसिस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ ईयर लिख लेना, कॉफी, ठीक है, 1987, बेंगलुरु, बेंगलोर, ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटका। और टी बोर्ड 1954, 54, कहाँ पे? कोलकाता, कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। ममता दीदी के पास, हालांकि अब तो वही नहीं रहा, मतलब वो भी नहीं रहा ममता दीदी के पास, अब बीजेपी वहाँ पे है, याद रखेंगे, ठीक है। तो रबर बोर्ड 1942, बेंगलोर, ठीक है, ये याद रखना, कहाँ पे? कर्नाटका। इतना याद हो जाएगा, ये याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हल्का में मत लेना, ये याद ही रखना आप, ठीक है। स्पाइसिस बोर्ड की अगर हम बात करें तो याद रखना केरला, इसका कोई ईयर नहीं है, ठीक है, याद रखना। साथ में एक और बोर्ड रुक रहा है तो उसको भी लिख लेते हैं, कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सा बोर्ड? कोकोनट बोर्ड के बारे में आपको लिखना है, नारियल के बोर्ड के बारे में, ठीक है, जिसे हम कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी कहते हैं। तो कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1979, कोची, केरला, याद हो जाएगा। तो ये बोर्ड याद रखना, ठीक है। तो ये प्लांटेशन क्रॉप के बारे में था, ठीक है। 34 मिनट से हम प्लांटेशन क्रॉप के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें याद रखना थोड़ा सा। माइक ऑन है? ऑन है, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या बात करें, प्लांटेशन क्रॉप यहीं पे समाप्त करते हैं, हालांकि पढ़ने लग जाएंगे तो पूरा प्लांटेशन क्रॉप ही चलेगा 10 दिन। तो प्लांटेशन क्रॉप अभी रोक देते हैं, प्लांटेशन क्रॉप हम वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ तो ब्रांचेस ही सिर्फ देख रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? बताओ एक बार, प्लांटेशन क्रॉप क्लियर है?
ठीक है, एक मिनट, रबर बोर्ड 1947 लिख लेना, एक मिनट थोड़ी सी, 1947। ठीक है, कॉफी बोर्ड पूछे तो क्या लिखना है, 1942, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, बाकी लोकेशन सेम ही है, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड का लोकेशन सेम ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना है। बाकी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप का है, पोमोलॉजी का है, वेजिटेबल्स का है, सबको एक साथ करवा देंगे, सारा इंस्टीट्यूट एक ही स्लाइड पर करवा देंगे, वो पीपीटी भी दे देंगे आपके पास, आ जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये क्लास की पीपीटी है, ये क्लास में मैंने करवाया था वो है, तो यहाँ पे क्लास की चीज़ें तो पढ़ना ही नहीं, ये भी क्लास की चीज़ें हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, और इतना तो याद हो ही जाए। अब लिखिए, जो लास्ट हमारा ब्रांच है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट ब्रांच क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो लाइट कट गया है और परेशानी हो रही है, बट आपके लिए इतना परेशानी तो झेल ही सकते हैं। ठीक है, आपको चेहरा पे भी दिख रहा होगा, बट कोई ना, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, अब एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, मान लो किसी चीज़ का स्टोरेज करना हो, ये उसके बारे में उसको प्रोसेसिंग करना हो, उसको देख रेख करना हो, तो ये किसके करते हैं, जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है उसको देख रेख करते हैं। अगर कोई डिसिप्लिन पहले से है या ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी सर्वाइव कर लेगा, तो उस चीज़ को तो देख रेख करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर होते हैं, या फिर आप फ्रूट को देख लो, ये सब पता है कैसे होते हैं, पेरिसेबल नेचर का, इट इज पेरिसेबल नेचर का। कैसा होता है, ये पेरिसेबल नेचर का होता है। पेरिसेबल मतलब खराब होने वाली। ठीक है, कैसा, खराब होने वाला, होने वाला, खराब होने वाला, ये जितने भी चीजें हैं, ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब जब खराब हो जाएगा तो इसको तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो, सिंपल सिंपल चीजें आप खुद सोचो, आप मान लो कि इस स्टेज पे आपने क्या किया, हार्वेस्ट कर लिया। लाइट आ गई है, एक मिनट फिर रुकेंगे। चलिए, बहुत दिक्कत है भैया, लाइट आ जाए तो फैन बंद, ये बंद कर लो, लाइट कट जाए तो ये चालू कर लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है तो मुझे लगता है डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ठीक है, चीज़ें टाइमली पहुंच जाता है, टाइमली डिलीवर हो जाता है लोगों के पास। ठीक है, तो खराब होने वाली चीज़, मान लो कि ये हार्वेस्ट होगा, इस हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपसे पूछ ले कि हार्वेस्टिंग का डिफाइन करो, हालांकि ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है, बट इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम सेपरेट कर लेते हैं इकोनॉमिकल पार्ट को उसके मदर प्लांट से, मतलब मदर पार्ट से उसके इकोनॉमिकल पार्ट को अलग कर लेना। जैसे इसमें इकोनॉमिकल पार्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने राइस लगाया, तो इसका इकोनॉमिकल पार्ट क्या होगा भाई, इसका इकोनॉमिकल पार्ट क्या होगा, ग्रेन होगा। अगर हमने फ्रूट लगाया तो इसका इकोनॉमिकल पार्ट क्या होगा, फ्रूट हुआ। तो ये जिसके साथ अटैच है हम उसे मदर पार्ट तो कह सकते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जो भी चीजें प्रक्रिया ये करते हैं ना, ये सारा क्या कहलाता है, ये सारी चीजें कहलाती है हार्वेस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, तो ये सारी चीजें हार्वेस्टिंग कहलाती है, ये याद रखना। ठीक है, अब जैसे आप हार्वेस्टिंग करोगे तो आप किसके पास भेजना है, कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर के पास। अब एक बात बताओ, कंज्यूमर के पास आप भेजोगे हार्वेस्ट करके, तो हार्वेस्ट करने के डायरेक्ट बाद तो नहीं भेजोगे, केयर करना ही पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए करो, 2 दिन के लिए करो, 3 दिन के लिए करो, तो यहाँ पे आपको केयर करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, केयर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसे दे सकते हो, कंज्यूमर को दे सकते हो। ऐसे फ्रूट, ऐसे फ्लावर और ऐसे वेजिटेबल्स जो पेरिसेबल नेचर का होता है, जो खराब हो सकता है, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, केयर करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तब जाकर हम कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट,
प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जो हम हार्वेस्ट करते हैं और कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं, इन बिटवीन जो चीजें हम प्रक्रिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीजें क्या होगी? वो चीजें हो जाएगी हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? याद रखना, नोट करके लिख लेना। हाँ, लिख दो, नोट करके लिख लेना कि 20 से 30% लॉस हो जाता है। किसमें? वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ फ्रूट, इतना लॉस होता है हमेशा। तो इतना परसेंट लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसलिए हम प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हो, मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो? तो भाई प्रोसेसिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये पेरिसेबल नेचर का है, इसका लाइफ साइकिल को हमको बढ़ाना है। लाइफ साइकिल को बढ़ाना है। तो लाइफ साइकिल को बढ़ाना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? हमें इसे स्टोरेज, हमें इसे प्रोसेसिंग, हमें इसे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा कि ताकि उसकी लाइफ साइकिल बढ़े, स्टोरेज के लिए वो चीजें रुक जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ मान लेते हैं कि अभी मार्केट में 10 रुपया प्राइस चल रहा है, तो इसकी लाइफ साइकिल बढ़ा कर रोक लो। जब प्राइस 15 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, इस कंडीशन में आप सेल कर देना। तो ये सारा प्रोसेस ये होता है। कई बार आपसे ये चीजें पूछ लिया जाए तो आप याद रखना। ठीक है, चलो एक छोटा सा लास्ट में जो ब्रांचेस है उसको भी डील कर लेते हैं। अर्बोरिकल्चर, ठीक है, हालांकि ये पढ़ेंगे आगे। अर्बोरिकल्चर, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब सारे ब्रांचेस डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, जो कि जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, अब आपसे पूछे कि अर्बोरिकल्चर क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ब्रांच ऑफ horticulture in which study about individual tree, ठीक है, shrub और herb, ठीक है, ठीक है, is called, क्या होगा? तो अर्बोरिकल्चर हो जाए। अर्बोरिकल्चर हो जाए, क्या हो जाएगा? अर्बोरिकल्चर हो जाए। क्या हो जाएगा? अर्बोरिकल्चर हो जाएगा। इस बात को याद रखना। इंडिविजुअल चीजें स्टडी करते हैं, चाहे ट्री हो, श्रब हो, उसको हम क्या कहते हैं? अर्बोरिकल्चर कहते हैं। साथ में इसको हम also known as avenue क्रॉप के नाम से जानते हैं। एवेन्यू क्रॉप क्या होता है देखना। हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं कि जो रोड साइड लगे हुए क्रॉप होते हैं ना, रोड साइड, ठीक है, चाहे वो रोड, चाहे वो फील्ड के रोड पे हो। जैसे मान लो एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये है, इसके रो पे लग रहा है इस साइड पे, यहाँ पे, इसके इस साइड पे लग रहा है यहाँ पे, इसके भी इस साइड पे लग रहा है यहाँ पे, और इसके भी इस साइड पे लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो एवेन्यू क्रॉप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एवेन्यू क्रॉप के नाम से जाना जाए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चल, तो हमारा यहाँ समाप्त होता है ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या समाप्त होता है भैया? ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर समाप्त होता है। लिख लेना इस बात को। ठीक है, अब आप बताना कि जो भी ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर हमने बताया है, वो सच में आपको ऐसा लगा है कि यूनिक है? आपको लगा है कि कुछ नया मिल रहा है? नहीं लगा है फिर भी आपको कमेंट में बताना है, लगा भी है तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंपॉर्टेंट ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की महत्व। क्या लिखेंगे?
उद्यान विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। हो जाएगी, हेडिंग डालिए भैया, नीचे कर दें, चलिए यहाँ पे हेडिंग डालिए और हम पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि उद्यान विज्ञान का वर्गीकरण। एक एक पॉइंट को सही से डील करेंगे। 1 मिनट के लिए आप लोग हेडिंग डालिए, थोड़ा सा फिर हम स्टार्टिंग करते हैं और फिर से रैपिड मोड में चलते हैं, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। चलो देखो, शुरू में हमने एक चीज तो बोला था आपसे कि ये जो हॉर्टिकल्चर है ना, ये क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो फसल उत्पादन का पार्ट। किसका पार्ट है? फसल उत्पादन का पार्ट। क्या याद रखेंगे कि भैया जो ये क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट है, किसका पार्ट है? तो क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट। कैसे है ये चीजें हमने उसमें बताया था कि क्रॉप प्रोडक्शन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप पढ़ते हैं और एक तो फील्ड क्रॉप पढ़ते हैं। फील्ड क्रॉप पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप पढ़ते हैं उसमें हम गार्डन्स के बारे में पढ़ते हैं, और फील्ड क्रॉप जो पढ़ते हैं इसमें हम मतलब एग्रोनॉमी जो क्रॉप पढ़ते हैं उसमें हम फील्ड क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों जो चीजें हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें एग्रीकल्चर का। कैसे? जीवन यापन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्राइमरी न्यूट्रिशन, वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है प्रोटीन, और वो है हमारे पास फैट। उसी तरह से जीवन यापन करने के लिए जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक या सेकेंडरी न्यूट्रिशन है, वो है हमारा फाइबर, वो है हमारे पास मिनरल्स, और वो है हमारे पास विटामिन। तो अगर ये दोनों क्रॉप ना हो ना, अगर ये दोनों क्रॉप ना हो, एग्रोनॉमी क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में होगा कि हमारे पास कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा। जैसे या तो अगर एग्रोनॉमी क्रॉप नहीं हुआ तो उस केसेस में ये चीजें आपके पास सही सलामत नहीं मिलेगी और आप जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शरीर में जो एनर्जी का सोर्स है सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, फिर फैट है, फिर इसके बाद प्रोटीन है। तो चलने के लिए, बोलने के लिए, हर चीज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो फैट, जो स्टोरेज फूड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से वो बाई करेगा, मतलब अपटेक करेगा, इसको हम स्टोरेज फूड कहते हैं। और अगर ये सारी चीजें प्रॉपर है भी तो आपके अंदर किसी ना किसी मिनरल्स की कमी होगी, किसी ना किसी फैट फाइबर की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, जिसके वजह से कोई विकार यानी कि डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। मिनरल्स की अगर कमी होती है तो उस केसेस में डिसऑर्डर हो जाती है। फाइबर की कमी होती है तो सही से डाइजेशन नहीं हो पाता। उस केसेस में आपके लिए ये दोनों जो चीजें है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो यही है कि भैया जो भी चीजें हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए वो ये दोनों पूरा कर रहा है। पहले हमारे पास ज्यादा मैच्योरिटी और ज्यादा फोकस हम इस पे करते थे, अब हम ज्यादा फोकस इस पे करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ याद रखेंगे कि ये जो चीजें है ये हमें सीरियल से मिलेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो फील्ड क्रॉप में क्या होता है भाई, अनाज वाली फसल होता है उससे मिलता है। प्रोटीन जो होता है वो पल्सेस से मिलता है। फैट जो होता है वो वाइल्ड सीड से मिलता है। फाइबर जो जैसे क्रॉप है वो फ्रूट से मिल रहा है, जैसे मान लो सबसे ज्यादा फाइबर अंजीर, उसके बाद गुआवा में मिलता है, अमरूद में मिलता है। मिनरल्स जो फ्रूट से मिलता है। विटामिन की बात करें तो आप जानते ही हो कि मैंगो जो फ्रूट होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन होता है, 4800 IU होता है। तो ये सब चीजें कहाँ से मिल रहा है हमें? हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिल रहा है, इकोनॉमिक क्रॉप से मिल रहा है। अगर ये दोनों ब्रांचेज ना हो, अगर ये दोनों शाखाएं ना हो, तो क्या हमें ये सारी चीजें फुलफिल हो पाएगा? क्या हमें ये फुलफिल हो जाएगा? और जब फुलफिल नहीं हो पाएगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो पहला इंपॉर्टेंस तो हमारा यही हुआ। पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया हमारे पास? यही हुआ कि ये क्या कर रहा है, हमें वो सारी चीजें पूरा करके दे रहा है जो हमें रिक्वायरमेंट है। पहली चीज ये हुआ, तो पहला चीज लिख लेना, ये वाली बात है। दूसरा इंपोर्टेंस में लिख रहे हैं, दूसरा क्या होगा? पर यूनिट एरिया हाई यील्डिंग होगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होते हैं? तो पर यूनिट एरिया हाई प्रोडक्शन देता है, ठीक है, ये याद रखना। क्या होता है? हाई प्रोडक्शन होता है।
जिसे हम प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो पर यूनिट एरिया हाई यील्डिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा जो है वो हाई रिटर्न भी होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो हाई रिटर्न ऑफ, हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया, ऑफ नहीं लिखेंगे, हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसको समझने की आवश्यकता, समझना कैसे, दोनों एक ही बात है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। हम अभी समझाते हैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। देखो पहला हमने क्या बताया आपको इंपोर्टेंस में, तो याद रखना कि इंपोर्टेंस वो है कि जो हमारी मांगे हमारी मांगे मतलब जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट रूप से फुलफिल करता है, तभी तो हम इसे कंप्लीट फूड भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्रो, मैक्रो मतलब मेजर ये वाला, और प्लस में माइक्रो, अगर ये दोनों चीजें हमें मिल रहा है तो हम कहते हैं कंप्लीट फूड। पहले ये कंप्लीट फूड हम किसको मानते थे, मिल्क को मानते, अभी भी मानते कि ये भी कंप्लीट फूड है, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी की कमी होती है और आयरन की कमी होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। ये कंप्लीट फूड ही है, लेकिन आज के डेट में लोग इनका कम इस्तेमाल करता है। कई लोग से अगर आप पूछोगे कि मिल्क एक गिलास पी जाओगे तो उनसे नहीं पी पाएंगे वो एक गिलास मिल्क, एक गिलास, एक छोटा सा गिलास में अगर उसे देते हो तो वो कंज्यूम नहीं कर पाता आज की डेट में, जबकि मिल्क एक कंप्लीट फूड है। लेकिन ये भी बात है कि आज की डेट में मिल्क भी अलग अलग से हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से पूरा होगा और इसी को हम कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं। दूसरा, हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन ज्यादा देकर जाएगा। आप अगर एक हेक्टेयर में एग्रोनॉमिक क्रॉप लगाते हो ना, तो जितना प्रोडक्शन आपको एग्रोनॉमिक क्रॉप से एक हेक्टेयर में हो रहा है ना, उतना आपका प्रोडक्शन ये कितना में हो जाएगा, 0.5 हेक्टेयर में हो जाएगा, यानी कि हाफ हेक्टेयर में हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, किससे, हॉर्टिकल्चर से। तो ये पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन भी क्या देता है, अधिक देता है, ये बातें याद रखना है। पर हेक्टेयर एरिया प्रोडक्शन क्या देता है, अधिक देता है, ये बातें आपको याद रखना है। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। चलो अब रिटर्न कैसे आता है देखना। इंडिया के पास जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, कुल जो भौगोलिक एरिया है, क्षेत्र है, वो कितना है, 2,328.78 मिलियन हेक्टेयर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 329 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसमें से ये पूरा एरिया है अपने पास, रिपोर्टेड एरिया हमारे पास, सॉरी जो ज्योग्राफिकल एरिया है इतना ही है, लेकिन रिपोर्टेड एरिया पूछे, पहले समझ लो गौर से सब चीजें। रिपोर्टेड एरिया, देखो हम पढ़ा हॉर्टिकल्चर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि हर चीज को कोऑर्डिनेट करके पढ़ाते हैं, आपको वो हर चीज पता चल जाएगा जो आप इधर उधर घूमते रहते हो ना। अगर ये क्लासेज अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको एग्रोनॉमी में थोड़ी बहुत इसमें कंसेप्ट मिल रहा है, हर चीजें मिलेगा इसमें, और हॉर्टिकल्चर तो इतना मिलेगा कि आप कुछ सोचो ही नहीं, ठीक है। रिपोर्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो 310 मिलियन हेक्टेयर। हो सकता है कोई जगह पे रिपोर्टेड सरकार नहीं कर सकती, वहां नहीं जा सकती, तो उस जगह को हम कहते हैं एक मिनट, ठीक है। तो ये याद रखना, इतना तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब उसमें से इसमें से याद रखना है 141 141 मिलियन हेक्टेयर पे हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कल्टीवेटेड एरिया कितना है, यानी कि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से अगर आपसे पूछता है कि कल्टीवेटेड एरिया कितना है, कल्टीवेटेड एरिया, तो इसमें से कितना हो जाएगा, 141.1 होता है, लेकिन आप 141 यानी इसको 141.1 मिलियन हेक्टेयर क्या है, तो याद रखना है हमारे पास एग्रीकल्चर में सारे एग्रीकल्चर क्रॉप को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कल्टीवेशन। लेकिन उसमें से पूछेगी इनमें से बताओ कितना परसेंट पे हॉर्टिकल्चर होता है, तो याद रखना 15% एरिया पे, 15% एरिया पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करते हैं। कितना परसेंट, 15% एरिया पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, हो जाएगी याद, ठीक है। कितना परसेंट, तो याद रखेंगे 15%, ठीक है।
पूरे एग्रीकल्चर में से हॉर्टिकल्चर जो है 30% प्रोडक्शन देता है, 30% प्रोडक्शन फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, फ्रॉम हॉर्टिकल्चर ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, ये बात याद रखना, ठीक है। कुल प्रोडक्शन में से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना दे रहा है, 30%। यानी कि मान लो कि 100% प्रोडक्शन हुआ पूरे एग्रीकल्चर से, पूरे एग्रीकल्चर से, कृषि से, ठीक है, मतलब जिसमें एनिमल हस्बेंड्री हर चीज है, मतलब प्रोडक्शन इतना परसेंट हुआ है किसी भी चीज का, उसमें से 30% का प्रोडक्शन किसका हो रहा है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। क्या है प्रोडक्शन 30%, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप 30%, ये बातें याद रखना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट्स बता रहे हैं ना, एरिया रिटर्न कैसे करता है, तो सारी चीजें भी समझ लेंगे ना। चलो उसमें से भी याद रखना है 50 से 53%, 50 से 53% जो इनकम आता है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड क्रॉप, जितने भी एग्रीकल्चर, जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर दिख रहा, हाँ, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि 100 रुपया जनरेट कर रहा है, परसेंटेज क्यों लिख दिया, 100 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जनरेट कर रहा है, उसमें से 50 से 53 रुपया कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो यहाँ से कहाँ से, हॉर्टिकल्चर से आएगा, क्लियर है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, 3 चीजें हमने इंपॉर्टेंस जान ली। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि जो हमें चाहिए, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमें बेसिक नीड है रोटी का, न्यूट्रिशन का, उस न्यूट्रिशन में से मेजर और माइनर न्यूट्रिशन, यानी कि मेजर और माइनर न्यूट्रिशन दोनों पूरा कर रहा है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, मेजर और माइनर को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं, इस बात को याद रखना। और मिल्क को भी हम कंप्लीट फूड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन और ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, प्रोटीन वगैरह, ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस हमारा क्या था भैया, दूसरा इंपॉर्टेंस था कि पर यूनिट एरिया हमें प्रोडक्शन ज्यादा देगा, रिटर्निंग ज्यादा आएगा पर यूनिट एरिया में, रिटर्निंग आएगा कितना, हमारे पास एरिया कितना है, तो ये याद रखना। देखो अगर ये हॉर्टिकल्चर की क्लासेस है, कई लोग क्या आते हैं, आएंगे आपको सीधे बता के चले जाएंगे, लेकिन हमने देखो कितना फैक्ट बताया। पहला फैक्ट याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड, हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया कितना है भैया, 328.78 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 329 मिलियन हेक्टेयर। रिपोर्टेड एरिया की भैया सच में इतना जमीन हमारे पास है, टोटल ज्योग्राफिकल तो ये हुआ, रिपोर्टेड कितना है, तो इतना है। वर्ल्ड का जो अपना इंडिया है ना, वो 2% इतना है भागीदारी देता है, बट वो डेटा नहीं याद रखना, ठीक है। उसमें से 141.1 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो कल्टीवेटेड एरिया है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए तैयार रहता है एरिया, कल्टीवेटेड होता है, उस पर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, एक मिनट, कल्टीवेशन होता है। साथ में ये भी याद रखना है कि इसमें से 15% हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है वो ग्रो किया जाता है, क्या किया जाता है, क्रॉप ग्रो किया जाता है, ये क्रॉप लिखा हुआ है। उसके साथ साथ 30% प्रोडक्शन यहाँ से प्राप्त होता है, उसके साथ साथ 50 से 53 जो परसेंटेज इनकम होगा वो यहाँ से जनरेट होता है, यानी कि अकेला 50 से 53 रुपया 100 रुपया में से ये जनरेट कर रहा है हॉर्टिकल्चर। तो तीसरा इंपॉर्टेंस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या जनरेट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या हो गया, देखो बैलेंस करके नहीं चलोगे तो लाइव बैलेंस नहीं होगा, बताओ ये क्या हो गया, ये तो फिर होगा ही नहीं, डिलीट करो भाई, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से हाई एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, देखना इधर। हम लेते हैं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर अगर आपके पास जमीन है, हॉर्टिकल्चर ना,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। वो अलग बात है कि आपको अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये दिल पे नहीं लेना है बात को। हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो याद रखना यहाँ पे 1 हेक्टेयर है ना, तो जिस तरह से आप पढ़ते हो ना एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी अगर आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 143 डेज पर साल क्या देता है, जॉब देता है। पर पर्सन भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर पर्सन, एक इंसान को इतना, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 1 साल के अंदर में तो पर ईयर भी लिख लेना, ठीक है। ये कौन है, सस्य क्रॉप, जो एग्रोनॉमिक क्रॉप है। दैट मीन्स 1 हेक्टेयर में अगर आप एग्रोनॉमिक क्रॉप ग्रो करते हैं तो इतना डेज आपके पास इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, काम जनरेट हो जाएगा, ये याद रखना। अगर फ्रूट पूछे, फ्रूट, तो याद रखना 860 डेज। अब आपको लगेगा कि भाई 860 कैसे लिख रहे हो, 365 ही होता है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो वर्किंग डिसाइड किया जाएगा, वर्किंग जो आवर्स होगा वो कितने घंटे का होगा, 8 घंटे का होगा। इसके हिसाब से बात किया जा रहा है। अगर 16 घंटे काम किया तो 2 दिन ऐड होगा, ठीक है, इस तरह से। अगर उन्होंने कितना काम किया, 24 घंटे काम किया, तो इस तरह से 8 3 का 24 यानी कि 3 दिन यहाँ पे जुड़ेगा। क्लियर हो गया, तो याद रखना इस चीज को। तो 860 डेज 1 साल में जॉब मिलता। अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, क्या ग्रो करते हैं भैया, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो 912 डेज पर ईयर, ये याद रखना, ठीक है। वहीं पे अगर आप, वहीं पे अगर आप फ्लावर ग्रो करते हैं, फ्लावर पुष्पन जिसे फ्लोरिकल्चर में पढ़ते हैं, तो 547 डेज पर ईयर, 547 डेज पर ईयर, ये बात याद रखना। तो 1 हेक्टेयर के अंदर में इतना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इतना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, डेट मीन्स ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम फ्रूट की यहाँ पे अगर बात करें ना, उसमें भी लिख लेना नोट करके। अगर हाई प्रोडक्शन क्रॉप की बात करें, ठीक है, हाई प्रोडक्शन क्रॉप की बात करें, तो याद रखना हाई प्रोडक्शन क्रॉप कौन सा है, तो जैसे मान लो बनाना है, जैसे मान लो पपाया, तो ये और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है 2000 से लेकर 2500 डेज, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। चले आगे, आ जाओ, आगे चलते हैं। और अगला जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है, यानी कि जो बंजर भूमि है, जो खराब भूमि है, उस पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बताओ। कोकोनट के बारे में डील किया था, सॉरी केसो नट के बारे में डील किया था। केसो नट को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड माइन ऑफ वेस्ट ऑफ लैंड, यानी कि गोल्ड माइन क्रॉप बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं, बंजर भूमि में कोयले खदान कह रहे हैं, बंजर भूमि में जो सोने का खदान है उसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि बंजर भूमि में भी ये प्रोडक्शन देकर जा रही है, और प्रोडक्शन मिल रहा है तो उसे इनकम मिल रहा है। तो जो जमीन खराब था वहां पे हम कुछ यूज नहीं कर सकते, एग्रोनॉमी क्रॉप यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमें ज्यादा प्रोडक्शन देकर जा रही है, ज्यादा इनकम जनरेशन देकर जा रही है। आपको हमने क्या बताया था कि 50 से 53%, कितना परसेंट भैया, 50 से 53%। ऐसा समझो कि 100 रुपया अगर पूरे एग्रीकल्चर लोग मिलकर कमा रहे हैं, उसमें से हॉर्टिकल्चर जो भाई है वो कितना कमा रहा है, 50 से 53 रुपया, तो ये अकेला कमा के ला रहा है। तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, खराब जमीन पे ये कहीं जा रहा है, किसी भी कंपनी में कहीं भी काम कर रहा है तो कमा के आ जा रहा है। तो ये याद रखना, काम करके आ रहा है। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बातें होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेस्ट यूज ऑफ वेस्टलैंड, यानी कि वेस्ट यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन, ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ
यार क्या लिख दिया, वेस्टलैंड। ठीक है, बंजर भूमि का एक सही इस्तेमाल यहाँ हो जाता, यानी कि गुड यूटिलाइजेशन हो जाता है किसका, बंजर भूमि। इसको पहले हटाओ यार, क्या हो रहा है, ये बोर्ड चलाना नहीं आता। ठीक है, चलो उसको नहीं लगाएंगे, खुद से बना लेंगे। ठीक है, चलो ये याद रखना। तो सबसे पहले वही बात हम बात करेंगे। पहला, केसोनट के बारे में लिखो, केसोनट काजू के बारे में। दूसरा लिखो डेट पाम के बारे में, खजूर के बारे में, खजूर लिख दिया, खजूर, खजूर के बारे में। ये दोनों क्रॉप क्या होते हैं, टोलरेंट टू सलाइन एल्कलाइन सॉइल। क्लियर है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। ये कितने नंबर का है, फोर्थ नंबर का। अभी तक हमने ये सारी चीजें देख ली। फोर्थ क्या, 5 नंबर का, 5 नंबर। ठीक है, ये याद रखना, 5 नंबर का है। क्लियर हो गया। आप गूगल पे जाके देखना, गोवा का जो फॉरेस्ट है ना, वो डिग्रेडेड हो चुका। तो वहां पे क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमने ग्रो करना स्टार्ट किया, हॉर्टिकल्चर ग्रुप। और आज भी देखना, इमेज जाना गूगल पे डालना, गोवा फॉरेस्ट डिग्रेडेड, तो उस जगह पे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके साथ साथ कहीं अगर वाटर लॉक कंडीशन है, वाटर लॉक कंडीशन है जिसको हम एसिडिक कंडीशन भी कहेंगे, सॉइल क्या हो चुका है, एसिड कंडीशन, तो यहाँ पे भी हम क्रॉप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि टी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गया, तो इस चीज़ को याद रखना। साथ में यहाँ पे ना हम पाइनएप्पल भी ग्रो कर सकते हैं, पाइनएप्पल भी ग्रो कर सकते हैं। अगर एग्रोनॉमी में पूछे तो आप ट्री कह रहे हैं, राइस भी ग्रो कर सकते हो। और हॉर्टिकल्चर्स में पूछे राइस भी ग्रो कर सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर में पूछे तो टी हो गया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। तो हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो एसिडिक सॉइल के लिए भी हमारा ये क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, कोई स्लोपी एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिकल क्रॉप नहीं हो पा रहा, ढलान ज़्यादा है, वहाँ पे भी हम ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो स्लोपी एरिया को भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। किस एरिया को, स्लोपी एरिया, स्लोपी एरिया को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, जैसे कि ट्री वगैरह वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि स्लोपी एरिया में ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, टी लगा सकते हैं, कॉफ़ी लगा सकते हैं, और साथ में रबर लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो स्लोपी एरिया में भी हम इसे अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ड्रॉट टोलरेंट जो क्रॉप है या ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट एरिया, एरिया यहाँ पे भी हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। क्या ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम ड्रॉट एरिया में क्रॉप को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड, यानी कि जो बंजर भूमि है, जो खराब जमीन है, वहाँ पे भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला, केसोनट के बारे में याद रखना, या डेट पाम के बारे में, ये हाई पीएच पे आसानी से ग्रो हो जाता है। तो सलाइन इल्कलाइन का तो पीएच बढ़ता ही है। आज ही बताया था स्टार्टिंग में कि सलाइन वो होता है जिसका 7.5 से ज़्यादा पीएच हो और 8.5 से कम पीएच हो, इनके बीच में हो। एल्कलाइन वो होता है जो 8.5 पीएच से ज़्यादा हो, और इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट 8 पे अगर आ जाता है तो उस पोर्शन को कहते हैं सलाइन, जिसमें सलाइन का भी मात्रा और एल्कलाइन का भी मात्रा होता है। ये सॉइल साइंस में डीपली से समझेंगे इस पोर्शन को, सलाइन एल्कलाइन सॉइल क्यों कहा जाता है। क्लियर। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है, और ये हमारा एडवांटेज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंस याद रखना है। तो 5वें नंबर अब लिखते हैं, 6 नंबर पर, 6 नंबर पे लिखते हैं कि ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल भी तो इससे मिलता है भैया। क्या मिलता है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री,
ठीक है। इंडस्ट्री के लिए क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। जैसे कि मान लो मैंगो मिल रहा, ठीक है, मैंगो से क्या क्या बना सकते हैं, तो मैंगो माजा आपने पिया ही होगा, ठीक है, ये तो बना ही सकते हैं। पिकल्स यानी कि सलाद बना सकते, अचार बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा। चिप्स बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा। तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में भी यूज हो गया, तो इंडस्ट्री के लिए भी क्या है, यूजफुल है, ये याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ इससे आरटीएस बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे कि और क्या, तो पोटैटो चिप्स बनाते हैं ना, इससे चिप्स। याद रखना कि एक कंपनी है पेप्सी कंपनी, वो सबसे बड़ी कंपनी है और पोटैटो ग्रो करवाती है किसके लिए, चिप्स के लिए। वहीं टोमेटो सॉस वगैरह बन जाएगा, ठीक है, टोमेटो चिप्स भी होता है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाए। तो रॉ मटेरियल भी हमें मिल रहा है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, फोन रॉ मटेरियल लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है। चले आगे, आ जाओ, आगे समझते हैं। और अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है यूज ऑफ अंडुलेटिंग लैंड, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, यूज ऑफ अंडुलेटिंग लैंड। ऊबर खाबर जो जमीन होता है उसका भी यूटिलाइजेशन हम अच्छे से कर लेंगे। किसमें, तो इसमें यूज ऑफ अंडुलेटिंग लैंड, जो अंडुलेटिंग ऊपर खाबर जमीन है उसका यूटिलाइजेशन हम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो इस पोर्शन को भी आपको याद रखना है। तो ये कौन सा नंबर है, तो ये लिख लेंगे, ये 7th नंबर है हमारे पास। 6 नंबर हम पढ़ चुके हैं, ये 7 नंबर है। चलिए, तो ये 1 घंटा की क्लास ही रहने देते हैं, और ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा फिर उस केसेस में, ठीक है। उस केसेस में हम फिर कल की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी कहोगे कि इतना कैसे पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालिए। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप पढ़ने का आदत डालिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं नया सेशन क्या, डेली तो सेशन आपके पास जा ही रहा है। आप लोग फीडबैक बताइएगा, क्लास के फीडबैक बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे टीचर के लिए जो सिंगल है, हर चीज़ को खुद से मैनेज करना होता है उसको, तो वैसे में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। उस फीडबैक पे काम करना कि हाँ, जो फीडबैक आया है उसको एक्सेप्ट करना, निगेटिव है तो निगेटिव का एक्सेप्ट करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का। मिलते हैं नए सेशन में, यानी कि नए क्लास में, अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।